नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पे। आज आज हम लोग दहेज की बात करेंगे और इसमें दोनों पक्ष को देखा जाएगा, लड़की पक्ष को, लड़के वाले पक्ष को। क्योंकि एक तो संरक्षण की बात करता ही है, क्योंकि हम लोग कानून पढ़ रहे हैं लड़कियों के संरक्षण या महिलाओं के संरक्षण के लिए, ठीक। तो महिलाओं का संरक्षण चल रहा है, लेकिन आज समाज में पुरुषों का शोषण, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, कम नहीं हुआ है। तो कैसे बचना चाहिए दहेज उत्पीड़न से महिलाओं को? यदि गलत केस किया जा रहा है पुरुषों पे, तो वो कैसे बच सकते हैं? इसलिए दोनों के लिए जरूरी है कानून, ठीक। कानून में पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए दोनों का इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अभी हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। बड़ा जरूरी है भाई साहब, क्योंकि अभी हम बताए ना कि दोनों को जानना जरूरी है, एक लड़का को भी लड़की को भी। यदि शादी करने जा रहे हैं तो, या शादी कर लिए हैं तो कारण क्या है? यदि आप पे झूठा केस किया जाएगा तो बचने के लिए क्या साथ देगा? कानून। आप कानून से बच सकते हैं और कानून से बचा सकते हैं, इसलिए कानून के जानकार बने। तो देखना क्या है, डॉवरी एक्ट 1961 कब लागू हुआ था? लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। पूरे भारत में लागू हो गया। अब लागू हुआ तो विरोध भी होगा, इसका विरोध भी होता बहुत ज्यादा हुआ, इसीलिए इसके बाद कुछ लिस्ट आया, एक लिस्ट बनाया गया है कब आप दहेज ले सकते हैं। तो बता देंगे आपको कि आप दहेज ले सकते हैं, तरीका अलग होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर चैनल पे एक डिस्क्लेमर रहेगा, दहेज लेना देना दोनों कानूनी अपराध है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, दहेज सेक्शन 2 में दहेज की परिभाषा दिया गया है। तो सबसे पहले दहेज प्रतिषेध पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को दहेज जानना जरूरी है। होता क्या है? क्या भाई साहब? दहेज यह कोई संपत्ति भी हो सकती है, या प्रतिभूति। संपत्ति, मूल्यवान वस्तु, या प्रतिभूति, इसको हम लोग सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक। इसमें बॉन्ड आ जाएगा, शेयर आ जाएगा। तो संपत्ति या प्रतिभूति जो दहेज के अंतर्गत शादी के समय, शादी के पहले या शादी के बाद, शादी के समय, शादी के पहले, वर्तमान में या बाद में, ठीक। कोई देता है या कोई लेता है, एक पक्ष द्वारा जब दूसरे पक्षकार को दिया जाए, या उसे लिया जाए, या उनके बीच में करार की जाए, या समझौता किया जाए, सभी अपराध है। यहां तक किसी को दिक्कत? सब बताएंगे। वर्तमान में जो जो केस हुआ है, अभी 2024 दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट निर्णय था उसको बताएंगे। उसमें कहां पर किसको फंसाया जा रहा था, वो कैसे कैसे बचा। अपना भाई सुभाष, अतुल सुभाष, एक केस था अतुल सुभाष का, हाल ही में उनका मृत्यु हो गया, हार गए अपने केस के लड़ते लड़ते। देखे होंगे आप लोग, पूरे मीडिया पे छा गया था। उससे पता चलता है कि पुरुषों का भी शोषण होता है, और उनको बचने के लिए एक ही उपाय है, न्यायालय। और कहीं वो भी बड़ा मशक्कत करना पड़ेगा लड़ने के लिए। इसलिए भाई महिलाओं का संरक्षण चल रहा है, महिलाओं के संरक्षण के लिए ही अधिनियम कई सारे बने हैं, और जरूरी भी है, क्योंकि सभी महिलाएं सक्षम नहीं है, उनका शोषण भी होता है, इसलिए उनको कानून जानना जरूरी है। लेकिन हाँ, पुरुष को भी जानना जरूरी है। हर पुरुष बेकार नहीं होता, कुछ को फंसाया जाता है। किसी अलग मैटर में उन लोग का लड़ाई होगा, पति पत्नी का, लेकिन उसमें क्या करेंगे? पत्नी भाग जाएगी मायके, पति के ऊपर केस करेगी,
पति के माता पिता पर केस करेगी, उनके रिलेटिव्स पे केस करेंगी कि हमको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, क्रूरता की जा रही है, न उनको डेट पता रहेगा, न समय पता रहेगा, कब किया गया कुछ नहीं पता रहेगा। तो इस पे भी क्या सुप्रीम कोर्ट की राय थी, सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, अगले स्लाइड में देखते हैं। अब देखते हैं ना कि यदि कोई अपराध करता है, यदि कोई दहेज लेता है या देता है, या उसके बिचौलिए रहते हैं ना, अगुआ जिसको कहा जाता है, तो अगुआ कि हम इतना रुपया आपके लड़का के दिलाई बिला शादी करा दा, ठीक, तो वो भी अपराधी है। तो उसके लिए क्या सजा है भाई साहब, यहां कारावास, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी। दहेज लिया या दिया या दहेज लेने वाला यदि साबित हो गया कि अपराधी है, तो मिनिमम कम से कम 5 साल के लिए तो हो गया। ठीक, अब जुर्माना कितना लगेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा 15,000, या दहेज की रकम 15,000 या दहेज की रकम। तो लोग कहेंगे भाई हम 15,000 दे लेते हैं, आज के जमाने में क्या है 15,000 की कीमत कितना है, 15,000, क्योंकि पता है दहेज इससे ज्यादा रहेगा। लेकिन जो अधिक हो, दहेज की रकम या 15,000, जो अधिक है वो जुर्माना लगेगा और 5 साल की सजा होगी। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, दहेज की मांग करने पे, अब मान लीजिए दहेज दिए नहीं है, मांग कर लिए कि दहेज हमको चाहिए, उस पर भी सजा है कम से कम 6 महीने, और यह 2 वर्ष तक हो सकती है, 6 महीने या 2 वर्ष तक। जुर्माना 10,000 रुपये। तो भाई साहब बड़ा खतरनाक है। अब दहेज लेना कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा हाँ, इसका संज्ञान कौन लेगा, यदि रिपोर्ट लिखाएंगे कहां पर, सबसे पहले तो जाएंगे नजदीकी थाने में, रिपोर्ट लिखवा देंगे, या मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनके पास जाएंगे, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके पास, ठीक है ना। तो नजदीकी थाना में जाएंगे, वहां रिपोर्ट लिखा जाएगा, नहीं तो फिर केस करिए। यहां पर देख लिया, अब देखते हैं क्या क्या दहेज कैसे लिया जाता है, दहेज नहीं गिफ्ट कैसे लिया जाता है। क्योंकि गिफ्ट नाम देकर लोग, क्योंकि बाद में क्या होगा, बहुत विरोध किया भाई हमारी लड़की की शादी होगा हम कुछ नहीं दे। अब किसी के पास इकलौती लड़की है तो यदि उसको देना है तो कैसे लिया जाएगा इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति लेगा, बाद में फंसा दिए कि हमसे दहेज लिए हैं, अब साबित नहीं कर पाएंगे और जेल जाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति जब ले रहा है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, कैसे किसी को हम गिफ्ट साबित करेंगे। ठीक है, अगले स्लाइड। तो अभी तक देखिए, अब देखते हैं वर या वधु को कैसे लिया जाए, मतलब किस तरह से वो लेंगे। क्या लेंगे भाई साहब, दहेज, दहेज नहीं गिफ्ट कहेंगे। यहां पर हम लोग बात करेंगे गिफ्ट का। कोई भी चीज दिया जा रहा है उसे क्या नाम दिया जाएगा, गिफ्ट। क्योंकि जब 1961 में ये कानून बना तो उसके बाद लोगों ने विरोध किया कि भाई हमारी बिटिया है या हमारी इकलौती बेटी है, उसको तो देना पड़ेगा ना। तो देखिए, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से दे रहा है, ठीक, तो जब इच्छा से दे रहा है तो उसको हम लोग इसमें नहीं डालेंगे, दहेज में। क्या डालेंगे, दहेज निषेध वर व वधु पक्ष को उपहारों की सूची रख रखाव अधिनियम 1985। ये कानून आने में 1985 1961 बीच वाले लोग का गया। तो 1985 में आया कि भाई साहब लिस्ट ऑफ गिफ्ट, इसमें क्या रहेगा कि एक तो पहली बात लिखित बनेगा, ये विवरण लिखित रहेगा, एक लिस्ट बनाया जाएगा जो कि लिखित होगा। और दूसरी बात, शादी के दिन इस जल्दी से जल्दी, शादी के बाद भी जल्दी से जल्दी इसको तैयार किया जाएगा। क्या उसमें रहता है भाई साहब, संक्षिप्त विवरण। मान लीजिए सोने का चेन मिल रहा है या कार मिल रहा है तो उसका संक्षिप्त विवरण रहेगा। अनुमानित मूल्य, हर चीज का रेट किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 2 लाख की है या 4 लाख की है। ऐसा नहीं है कि 2 लाख का सामान पे 10,000 बता देंगे, ठीक, लिखित चलेगा सब कुछ। संबंध, कौन दे रहा है, दूल्हा के पक्ष वाला या दुल्हन के पक्ष वाला, किससे संबंध है। तीसरा है हस्ताक्षर, दूल्हे या दुल्हन का दोनों का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। ये लिस्ट बनेगा, फिर आप किसी व्यक्ति से गिफ्ट, जिसको आप आज की भाषा में दहेज नहीं गिफ्ट ही ले सकते हैं। ठीक,
अब देखते हैं, मान लीजिए चिंकी है और चिंकिया के पापा हैं। चिंकिया के पापा कह रहे हैं चिंकिया की शादी करनी है, और चिंकिया की शादी करनी है, उसके लिए क्या किया कि एक विज्ञापन दे दिया कि हमारी बिटिया से जो शादी करेगा उसको 5 लाख रुपए हम देंगे। तो बाद में इसमें 4A जोड़ा गया है संशोधन करके, जिसको कानूनी अपराध माना गया, ठीक ना। अर्थात कोई व्यक्ति विज्ञापन भी नहीं कर सकता है दहेज के लिए। समझ में आया? अब देखते हैं इसके आगे, अभी नया नया जो केस आया है इससे संबंधित एक हम केस देखते हैं। बड़ा ही लेटेस्ट केस है, जिसका निर्णय आया था 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, ये भी एक केस झूठा केस था। 498A के तहत एक लड़के को फंसाया गया और उसके साथ उसके माता पिता, उसके रिलेटिव को भी फंसा दिया गया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए अपने अधीनस्थ न्यायालयों को और पुलिस को भी कि झूठा केस FIR लिखने के पहले एक बार अपने हिसाब से लोग देख ले कि क्या केस में सच्चाई है भी या नहीं। यहाँ पर क्या होता है, देखिए, दारा लक्ष्मी नारायण राम तेलंगाना का एक केस था, जो कि हाई कोर्ट से वो हार चुका था, जाता है सुप्रीम कोर्ट में। व्यक्ति क्या करता है ना, अपने पत्नी पर, मतलब उसकी पत्नी दूसरी जगह रह रही थी, तलाक के लिए वो केस करता है। इसके एवज में वो क्या करती है, अपने पति पर 498A और इसके सेक्शन 3 और 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत 3 और 4 के तहत केस कर दी। बड़ा खतरनाक है। इससे बचने के लिए फिर पति क्या करता है, पति जाता है पहले अधीनस्थ न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, जहां उसको राहत नहीं मिलती है सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर निर्देश, बहुत सख्त लफ्ज में निर्देश जारी करता है और कई सारे केस पे जारी कर चुका है कि ये गलत हो रहा है, आप लोग केस के तह तक जाइए, देखिए कि क्या उसके साथ, लड़की के साथ सच में क्रूरता हुई है, और हुई है तो किस डेट पर हुई है। आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि इसके साथ क्रूरता हुई है, और कभी कभी देखकर समझ में आ जाएगा कि क्रूरता नहीं हुई है, जबरदस्ती फंसाने का काम कर रही। तो ये चीज किसको देखना है, पुलिस को देखना है, और तभी FIR लिखना है और तुरंत गिरफ्तार नहीं करना है। तो इसके अंतर्गत जो सजा है अजमानती है और असमनीय। अजमानती क्या होता है, जिसके अंतर्गत कम से कम 3 साल की सजा हो, वो अजमानती होती है। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्देश दिया गया है कि पहले जांच कर लीजिए अपने स्तर पे, क्योंकि व्यक्ति बहुत लाचार हो जाते हैं जब ऐसा केस उन पर लगता है तो। और उसके साथ साथ उसकी रेपुटेशन, वो इतना लड़ लिया, वहां गया, और जो नहीं लड़ सकता वो, तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। लीगल एड एक लोक अदालत चलती है, वहां जाके फ्री में आप सलाह ले सकते हैं। एफोर्ड कर सकते हैं तो बढ़िया वकील को एफोर्ड करें। अब देखते हैं इससे संबंधित एक और केस। अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये भी एक झूठा केस रहता है। तो उसमें क्या होता है, लड़के के माता पिता, किसको, लड़के के माता पिता को फंसाती है, लड़के को फंसाती है। होता क्या, देखते हैं इसमें। ये दिगंबर व अन्य बनाम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, सुप्रीम कोर्ट में जाता है ये बात, हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट मना कर देता है, भाई हम इस पे नहीं देखेंगे पर। हालांकि हाई कोर्ट के पास की बात नहीं रहती है, और ये चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। कब का केस है, दिसंबर 2024 का। ये भी लेटेस्ट केस है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, जो लड़की रहती है अपने माता पिता पे, मतलब अपने सास ससुर पे और लड़के पे केस बनाती है, कहती है कि हमारे साथ IPC सेक्शन 498A के तहत क्रूरता किया गया है, प्रताड़ना किया गया है और दहेज की मांग की गई है। अब क्या होता है, तो लातूर में उसका घर होता है, लड़की और उसके हस्बैंड लातूर में रहते हैं। लड़का उसके सास ससुर वहां पर जाते हैं मिलने। जिस दिन मिलने जाते हैं, खाना पीना खाने के लिए बोलते हैं, भाई बहू खाना खा लो। लड़की मना कर देती है कि हम नहीं खाएंगे, मनाने पर खा लेती है। अब उसमें खा ली, फिर केस में लिख दी कि हमारे सासुर ने कुछ खिलाया, हमारे पेट में जो बच्चा था वो गिर गया, मतलब उसको साफ करा दिया गया। जबकि ऐसा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर को बुला लिया, वहां पर डॉक्टर को बुला लिया जाता है वकील की तरफ से, जो लड़की का वकील है वही बुला लिया था कि ऐसा ऐसा हुआ था, बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट भाई ऐसे व्यक्ति तो है नहीं, जजमेंट के लिए बैठे हैं, उन्होंने चेक किया,
डॉक्टर बताया कि भाई जब ये लड़की आई थी उसके 7 दिन पहले कुछ खा ली थी। यहीं से पूरा केस पलट गया। 7 दिन पहले खाई थी, बच्चा मानने वाला, और केस में क्या दिखाया गया है कि 1 दिन पहले खाकर गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फैसला करता है कि यदि माता पिता वहां नहीं है, यदि माता पिता नहीं, तो माता पिता को नहीं फंसाया जा सकता इस केस में। दहेज प्रतिषेध के केस में माता पिता को नहीं फंसाया जाएगा। दूसरा क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि सच में क्रूरता दिखना चाहिए, क्रूरता जो है दिखना चाहिए कि हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या बोला कि बिना बताए यदि पति से बिना बताए आप यदि एबॉर्शन करा लेती हैं तो दहेज केस नहीं लगेगा। और सख्त निर्देश दिया अपने अधीनस्थ न्यायालयों को भी, आप लोग ये चीज चेक करिए, क्योंकि इस तरह से झूठे केस समाज में बहुत सारे हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह हमारे साथ लगे रहिए, बढ़िया बढ़िया केस आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।